नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हम सबको थोड़ी बहुत परिचित भी लगती है और बेहद जटिल भी। मानव मन और व्यवहार की दुनिया। कभी सोचा है जब किसी का व्यवहार या मानसिक स्थिति सामान्य से हटकर लगती है तो उसे समझने और एक तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश कैसे की जाती होगी? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हमारी गहन चर्चा का विषय यही है, मनोविकृति विज्ञान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। हमारे पास कुछ एकेडमिक स्रोत हैं जो इस विषय पर काफी गहराई से जानकारी देते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना और ये समझना कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हम खास तौर पर एक बहुत प्रभावशाली सिस्टम DSM-4TR पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, DSM काफी अहम रहा है। तो चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये वर्गीकरण करना ही क्यों जरूरी है? मतलब चीजों को बस ऐसे ही क्यों नहीं समझ सकते? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान की किसी भी फील्ड में, चाहे वो बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, चीजों को समझने के लिए उन्हें ग्रुप्स में बांटना पड़ता है। अच्छा। वर्गीकरण का मतलब ही है श्रेणियां बनाना और फिर चीजों या लोगों को उनकी मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर उन श्रेणियों में रखना। मनोविकृति विज्ञान में, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसके कई ठोस कारण हैं, कई उद्देश्य हैं। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है संचार, मतलब कम्युनिकेशन। सोचिए, अगर हर डॉक्टर या रिसर्चर डिप्रेशन या एंजाइटी को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब करे तो कितनी कंफ्यूजन होगी। हाँ, ये तो है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। बिल्कुल। एक कॉमन क्लासिफिकेशन सिस्टम सबको एक ही जुबान में बात करने में मदद करता है। ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी। समझ आता है, जैसे डॉक्टर्स आपस में बात कर सकें। और क्या वजह है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कंट्रोल, खासकर इलाज के लिहाज से। वर्गीकरण से ये तय करने में मदद मिलती है कि भाई इस खास कंडीशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे असरदार हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए भी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ बीमारियां खास दवाओं या थेरेपी से बेहतर ठीक होती हैं। अगर हम उन्हें सही ढंग से पहचानेंगे नहीं, क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो सही इलाज कैसे चुनेंगे? सही बात है। तीसरा है समझ बढ़ाना, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। जब हम एक जैसे लक्षण वाले लोगों को एक ग्रुप में रखते हैं ना, तो हम उस कंडीशन के कारणों को, उसके पैटर्न को और उससे जुड़ी दूसरी बातों को बेहतर समझ पाते हैं। मतलब रिसर्च आसान हो जाती है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे डिप्रेशन के कारणों पर रिसर्च करना ज्यादा आसान है अगर हमें पता है कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, उनका ग्रुप डिफाइंड है। ठीक है। इसके अलावा वर्गीकरण भेद करने में मदद करता है, मतलब एक डिसऑर्डर को दूसरे मिलते जुलते डिसऑर्डर से अलग पहचानने में। और आखिरी में ये पूर्वानुमान में भी मदद करता है, मतलब कि आगे क्या हो सकता है या व्यक्ति का व्यवहार कैसा रह सकता है, इसका कुछ अंदाजा लगाने में। ओके, तो मतलब संवाद, इलाज, समझ, अंतर करना और भविष्यवाणी, काफी सारे कारण हैं। लेकिन इंसानी व्यवहार तो इतना अलग, इतना कॉम्प्लेक्स होता है। इसे ग्रुप्स में बांटने के तरीके क्या हो सकते हैं? क्या कोई एक ही तरीका है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक तरीका नहीं है। स्रोतों के हिसाब से मोटे तौर पर 3 मेन अप्रोच रहे हैं और उनमें काफी फर्क है। अच्छा, कौन कौन से? पहला है श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण, यानी कैटेगोरिकल अप्रोच। ये सबसे पुराना तरीका है जो मेडिकल मॉडल से आया है। ये मानता है कि मानसिक बीमारियां अलग अलग साफ कैटेगरीज में आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी को मीजल्स है या नहीं है। मतलब या तो है या नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, काफी हद तक वैसे ही। आप या तो उस कैटेगरी में फिट होते हैं या नहीं होते, बीच का कुछ नहीं। जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे एमिल क्रेपलिन, वो इसके बड़े समर्थक थे। इसमें गुणात्मक अंतर पर जोर होता है, आप इस तरह के हैं या उस तरह के। लेकिन ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? लोग हमेशा एक डब्बे में फिट तो नहीं होते? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए दूसरा अप्रोच है जो इससे काफी अलग है, आयामी दृष्टिकोण, यानी डायमेंशनल अप्रोच। ये मानता है कि लक्षण या विशेषताएं अलग अलग डब्बों में नहीं, बल्कि एक स्केल या स्पेक्ट्रम पर होती हैं, कम से ज्यादा तक। जैसे मान लीजिए चिंता। ये ऐसा नहीं है कि या तो है या नहीं है, किसी को कम हो सकती है, किसी को ज्यादा। इसे आप 1 से 10 के स्केल पर माप सकते हैं। इसमें मात्रात्मक अंतर पर ध्यान होता है, मतलब किसी लक्षण की मात्रा या डिग्री कितनी है। हाँ, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल लगता है, असलियत के करीब शायद। हाँ। और इसीलिए तीसरा दृष्टिकोण है प्रोटोटिपिकल अप्रोच,
जो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। अच्छा, बीच का रास्ता, वो कैसे? ये मानता है कि हर डिसऑर्डर का एक आइडियल या प्रोटोटाइप होता है जिसमें कुछ खास जरूरी लक्षण होते हैं, लेकिन ये भी मानता है कि हर किसी में वो सारे लक्षण बिल्कुल वैसे ही नहीं होंगे। मतलब थोड़ी गुंजाइश है। हाँ, स्रोत में डिप्रेशन का उदाहरण है। मान ले डिप्रेशन के 5 मेन लक्षण हैं। अगर किसी में 3 या 4 भी ठीक ठाक मौजूद हों तो उसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जा सकता है, भले ही वो उस आइडियल प्रोटोटाइप से पूरी तरह मैच ना करता हो। डीएसएम सिस्टम जो है ना, वो काफी हद तक इसी प्रोटोटिपिकल अप्रोच को इस्तेमाल करता है। समझ गए। तो ये अलग अलग नजरिए हैं, या तो आप कैटेगरी में हैं, या एक स्केल पर, या फिर एक मॉडल केस से मिलते जुलते हैं। ये आइडियाज कब से चल रहे हैं? मतलब ये क्लासिफिकेशन का इतिहास क्या कहता है? देखिए, क्लासिफिकेशन का आइडिया कोई नया नहीं है। स्रोत बताते हैं कि पुरानी सभ्यताओं में भी कोशिशें हुई हैं। जैसे भारत में आयुर्वेद में वात पित्त कफ के आधार पर मानसिक स्थितियों को समझने की कोशिश थी। हाँ, सुना है। ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स ने भी शरीर के ह्यूमर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। फिर मॉडर्न जमाने में फिलिप पिनेल, जिन्हें अक्सर मॉडर्न साइकेट्री का फादर कहते हैं, उन्होंने बीमारों के इलाज को मानवीय बनाया और चीजों को समझने की कोशिश की। और एमिल क्रैपलिन का काम तो बहुत ही अहम था। 19वीं सदी के आखिर में उन्होंने 2 बड़े साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसे अब बाइपोलर कहते हैं, और डिमेंशिया प्रीकॉक्स, जो बाद में सिजोफ्रेनिया कहलाया, में फर्क किया। लेकिन ये तो अलग अलग लोगों के अपने प्रयास थे। क्या कोई एक साथ ऑर्गेनाइज्ड कोशिश भी हुई दुनिया भर में? हाँ, बिल्कुल। एक सिस्टमैटिक और इंटरनेशनल कोशिश थोड़ी देर से शुरू हुई। एक बड़ा मोड़, जैसा स्रोत बताते हैं, 1893 में आया, जब मौत के कारणों की पहली अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट बनी, इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। मौत के कारणों की मानसिक स्वास्थ्य से क्या लेना देना? शुरुआत में डायरेक्ट नहीं था। इसका मकसद था अलग अलग देशों में मौत के आंकड़ों की तुलना करना। लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 20वीं सदी में कदम बढ़ाया और 1900 में ICD का पहला वर्जन ICD-1 निकाला। ICD का मतलब है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो ICD की शुरुआत वहां से हुई? हाँ, लेकिन शुरू में ICD का फोकस ज्यादातर फिजिकल बीमारियों और मौत के आंकड़ों पर ही था। मानसिक बीमारियों को इसमें ठीक से जगह मिलने में काफी टाइम लगा। स्रोत बताते हैं कि ICD का छठा वर्जन ICD-6, जो 1949 में आया, वो पहला था जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक अलग सेक्शन था। ओह, मतलब 1949 तक इंतजार करना पड़ा मेंटल हेल्थ को अलग पहचान के लिए ICD में। हाँ, और उसके बाद भी डेवलपमेंट चलता रहा। ICD-8 आया 1972 में। उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन को साफ करने के लिए एक ग्लॉसरी डाली गई। और फिर आया ICD-10 1992 में। ये एक बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का नतीजा था। इसमें मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों के लिए एक बहुत डिटेल्ड और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। इसे चैप्टर V कहते हैं और इसके कोड F से शुरू होते हैं। F कोड्स? जैसे हाँ, जैसे F20 से F29 सिजोफ्रेनिया और उससे जुड़े डिसऑर्डर्स के लिए हैं, F30 से F39 मूड डिसऑर्डर्स के लिए, F40 से F48 एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए। ICD आज भी पूरी दुनिया में हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैंडर्ड है। तो ये तो हुई WHO की ICD सिस्टम की बात। लेकिन अमेरिका में एक और बहुत पावरफुल सिस्टम बना DSM। उसका क्या इतिहास है? बिल्कुल, DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन APA पब्लिश करता है और ये खासकर अमेरिका में बल्कि कई और देशों में भी क्लिनिकल काम और रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है। हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें भी काफी पुरानी हैं। सोचिए, 1840 की अमेरिकन जनगणना में मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ एक कैटेगरी थी, IDOC इंसैनिटी, बस एक। सिर्फ एक? आज के हिसाब से तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, वाकई। 1880 तक ये बढ़कर 7 कैटेगरीज हो गई, जैसे मैनिया, मेलनकोलिया, डिमेंशिया वगैरह। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अहम मोड़ आया। लड़ाई से लौटे सैनिकों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम काफी थी, तो आर्मी और वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जरूरत के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसे मेडिकल 203 कहा गया। अच्छा, फौज की जरूरत से। हाँ, और इसी बैकग्राउंड में APA ने 1952 में पहला DSM यानी DSM-1 पब्लिश किया। ये काफी हद तक उस मेडिकल 203 और उस समय के ICD-6 से प्रभावित था। इसमें 106 डिसऑर्डर लिस्ट किए गए थे। 106? और एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि DSM-1 पर उस जमाने के सबसे प्रभावशाली सिद्धांत साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण का गहरा असर था। अच्छा,
कैसे पता चलता है? ऐसे ठीक कई डिसऑर्डर्स के नाम के साथ रिएक्शन शब्द जुड़ा था, जैसे सिजोफ्रेनिक रिएक्शन, एंजाइटी रिएक्शन। ये इस सोच को दिखाता था कि ये लक्षण किसी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट या बाहरी स्ट्रेस के प्रति व्यक्ति का रिएक्शन है। मतलब उस समय के सिद्धांत का सीधा असर नामकरण पर दिख रहा था। फिर आगे क्या हुआ DSM-1 के बाद? हाँ, फिर वक्त के साथ और रिसर्च के साथ बदलाव आते गए। 1968 में आया DSM-2। ये ICD-8 के साथ मेल खाने के लिए लाया गया था। इसमें डिसऑर्डर्स की संख्या बढ़कर 182 हो गई। रिएक्शन शब्द हटा दिया, लेकिन साइको एनालिसिस का असर अभी भी था और न्यूरोसिस जैसे शब्द चलते रहे। फिर 1980 में आया DSM-3 और ये, जैसा स्रोत कहते हैं, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि रॉबर्ट स्पिट्जर के नेतृत्व में एक टीम ने इसे बनाया और उनका मकसद था डायग्नोसिस की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी वैधता को बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो पुराने साइकोएनालिटिक सिद्धांत और गोलमोल विवरणों को छोड़कर हर डिसऑर्डर के लिए बिल्कुल साफ, देखने लायक लक्षण या क्राइटेरिया तय किए, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अच्छा, मतलब एकदम नियम बना दिए। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से पहली बार वो बहुअक्षीय यानी मल्टी एक्चुअल सिस्टम शुरू हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसमें 265 डायग्नोसिस थे। ये साइकियाट्री को मेडिसिन की दूसरी ब्रांचेस के करीब लाने की एक बड़ी कोशिश थी। ठीक है। DSM-3 एक बड़ा कदम था। फिर 1987 में DSM-3R आया। R मतलब रिवीजन। इसमें कुछ क्राइटेरिया को और साफ किया गया, कुछ कैटेगरीज बदली और डायग्नोसिस की संख्या 292 हो गई। इसके बाद 1994 में आया DSM-4। ये और भी ज्यादा रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू और कई सेंटर्स पर फील्ड ट्रायल्स के बाद तैयार हुआ। इसमें 297 डिसऑर्डर थे। 297 संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, और इसमें एक और खास बात हुई जो स्रोत बताते हैं। लगभग आधे डिसऑर्डर्स के लिए यह जरूरी कर दिया गया कि लक्षण इतने गंभीर हों कि वो व्यक्ति के जीवन में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण संकट या हानि पैदा कर रहे हों, मतलब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या एम्पेयरमेंट। अच्छा, मतलब सिर्फ लक्षण होना काफी नहीं, उनसे वाकई में दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल, दिक्कत या कामकाज में गिरावट होनी चाहिए, सोशल लाइफ में या काम पर या दूसरी जरूरी जगहों पर। और आखिर में जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं वो है DSM-5TR जो 2000 में आया। यहाँ TR का मतलब है टेक्स्ट रिवीजन। टेक्स्ट रिवीजन मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं? नहीं, स्ट्रक्चर में ज्यादा बदलाव नहीं था। मुख्य रूप से जो हर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्ड टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसे अपडेट किया गया। नई रिसर्च वगैरह को शामिल किया गया, लेकिन जो कैटेगरीज थी और जो क्राइटेरिया थे वो ज्यादातर DSM-4 वाले ही रहे। वाह, ये तो वाकई एक लंबी कहानी है। 1840 की एक कैटेगरी से लेकर 2000 के DSM-4TR तक, जिसमें लगभग 300 डिसऑर्डर और इतने सारे नियम। यहाँ वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये सिस्टम वक्त के साथ आलोचनाओं और नई रिसर्च के जवाब में इवॉल्व हुआ। तो अब जरा DSM-4TR की बनावट को थोड़ा और करीब से देखें। ये असल में काम कैसे करता था? इसके मेन हिस्से क्या थे? हाँ, तो स्रोत के मुताबिक DSM-4TR के 3 मेन कंपोनेंट्स या हिस्से थे जो मिलकर काम करते थे। पहला है नैदानिक वर्गीकरण, डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन। ये एसेंशियली डिसऑर्डर्स की ऑफिशियल लिस्ट है। सारे मेंटल डिसऑर्डर्स इसमें सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगरीज में रखे गए हैं। हर डिसऑर्डर का एक खास न्यूमेरिकल कोड होता था। ये कोड अमेरिका में उस समय इस्तेमाल होने वाले ICD-9CM कोडिंग सिस्टम से लिए गए थे। ये रिकॉर्ड रखने, डेटा जमा करने और इंश्योरेंस कंपनियों से बात करने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो एक लिस्ट और कोड्स। हाँ, दूसरा और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है नैदानिक मानदंड सेट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट्स। हर डिसऑर्डर के लिए ये बिल्कुल साफ तौर पर डिफाइन किए गए लक्षणों की एक लिस्ट देता है। इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, यानी कौन से लक्षण होने चाहिए, कितनी देर तक होने चाहिए, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं, यानी कौन सी दूसरी कंडीशन हो तो ये डायग्नोसिस नहीं दिया जा सकता। अच्छा, बिल्कुल चेकलिस्ट जैसा। कुछ हद तक हाँ। इन साफ क्राइटेरिया का मेन मकसद डायग्नोसिस की रिलायबिलिटी को बढ़ाना था। मतलब कि अलग अलग डॉक्टर या क्लिनिशियन अगर एक ही मरीज को देखें तो वो एक ही नतीजे पर पहुंचे। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है वर्णनात्मक पार्ट, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। लिस्ट और क्राइटेरिया के अलावा
हर डिसऑर्डर के बारे में काफी डिटेल जानकारी भी दी जाती थी। इसमें डिसऑर्डर के फीचर्स, उसके कोई सब टाइप्स हो तो वो कितना कॉमन है समाज में, प्रेवलेंस, वो कैसे शुरू होता है और आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट एंड कोर्स, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कल्चर या जेंडर से जुड़े कोई मुद्दे हो तो वो, क्या वो परिवारों में ज्यादा पाया जाता है, फेमिलियल पैटर्न, और उसे मिलती जुलती दूसरी कंडीशन से कैसे अलग करे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सब बताया जाता था। तो ये सिर्फ एक लिस्ट या चेकलिस्ट नहीं थी, बल्कि हर डिसऑर्डर के लिए क्राइटेरिया और काफी सारी बैकग्राउंड जानकारी का पूरा पैकेज था। आपने पहले DSM-3 के साथ बहुअक्षीय यानी मल्टी एक्सियल सिस्टम का जिक्र किया था। ये DSM-4TR में क्या था और क्यों इतना खास माना जाता था? हाँ, मल्टी एक्सियल सिस्टम DSM-3 और DSM-4 DSM-4TR का एक बहुत ही यूनिक और अहम हिस्सा था। स्रोत बताते हैं कि इसका मकसद सिर्फ एक डायग्नोसिस का ठप्पा लगाने से आगे बढ़कर व्यक्ति की पूरी सिचुएशन और उसकी फंक्शनिंग का एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक मूल्यांकन करना था। होलिस्टिक मतलब ये देखना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अकेले नहीं होती, वो इंसान की जिंदगी के दूसरे पहलुओं से जुड़ी होती हैं। तो इस सिस्टम में मूल्यांकन 5 अलग-अलग एक्सेस या अक्षों पर किया जाता था। 5? कौन-कौन से? पहला था अक्ष 1, एक्सिस 1, नैदानिक विकार और दूसरी स्थितियां जिन पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। इस पर ज्यादातर मेन मेंटल सिंड्रोम कोड किए जाते थे, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह। और वो चीजें भी जो शायद डिसऑर्डर न हो पर ध्यान देने लायक हो, जैसे शादी की प्रॉब्लम, पेरेंटिंग इशू या किसी की मौत का दुख। ठीक है, दूसरा? अक्ष 2, व्यक्तित्व विकार और मानसिक मंदता। ये उन कंडीशंस के लिए था जो ज्यादा परमानेंट, लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और अक्सर बचपन या टीनेज में शुरू होती हैं। इसमें सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते थे, जैसे एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक, जो व्यवहार के पक्के और इनफ्लेक्सिबल पैटर्न होते हैं। और मेंटल रिटार्डेशन, जिसे अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, वो भी इसी एक्सिस पर कोड होता था। अच्छा, तो पर्सनालिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए अलग एक्सेस। हाँ, और ऐसा हो सकता था कि किसी को एक्सेस I और एक्सेस 2 दोनों पर डायग्नोसिस मिले। ओके, तीसरा अक्ष? अक्ष 3, सामान्य चिकित्सा स्थितियां, यानी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ वो शारीरिक बीमारियां या कंडीशन लिखी जाती थी जो व्यक्ति के मेंटल डिसऑर्डर को समझने या उसके इलाज के लिए जरूरी हो। जैसे अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो उसके डिप्रेशन में रोल प्ले कर सकती है, या किसी को दिल की बीमारी है तो ये असर डाल सकता है कि उसे एंजाइटी के लिए कौन सी दवा दी जाए। ये तो जरूरी है। चौथा? अक्ष 4, मनोसामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं। ये उन हाल की लाइफ इवेंट्स या परिस्थितियों पर फोकस करता था जो व्यक्ति के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम के आगे बढ़ने पर असर डाल सकती हैं। इसमें आमतौर पर नेगेटिव स्ट्रेस आते थे, जैसे नौकरी छूटना, तलाक, किसी अपने की मौत, बेघर होना, गरीबी, भेदभाव का सामना करना या सोशल सपोर्ट की कमी। मतलब जिंदगी की मुश्किलें। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी पॉजिटिव इवेंट्स जैसे प्रमोशन या शादी भी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, और अगर उनसे एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही हो तो उन्हें भी यहाँ नोट किया जा सकता था। अच्छा। और पांचवा अक्ष? अक्ष 5, कार्यप्रणाली का वैश्विक मूल्यांकन, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, GAF। ये एक सिंगल ओवरऑल रेटिंग थी 0 से 100 के स्केल पर। ये बताती थी कि व्यक्ति उस समय साइकोलॉजिकली, सोशली और कामकाज के लिहाज से कितना फंक्शन कर पा रहा है। 0 से 100 कैसे तय होता था ये? डॉक्टर एक नंबर चुनता था जो व्यक्ति के ओवरऑल फंक्शनिंग लेवल को दिखाता था। हाई स्कोर जैसे 9100 मतलब बहुत बढ़िया फंक्शनिंग, कोई लक्षण नहीं या बहुत कम। कम स्कोर जैसे 21-30 मतलब बहुत गंभीर दिक्कतें, जैसे असलियत से नाता टूटना या बात करने में बहुत मुश्किल या लगभग हर एरिया में काम करने में नाकाबिलियत। डॉक्टर पिछले साल का सबसे हाई GAF स्कोर भी नोट कर सकता था, जिससे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश का अंदाजा लगता था। अरे वाह, ये तो वाकई काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीका लगता है। मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि डिप्रेशन है या नहीं, बल्कि ये भी देखना कि फिजिकल हेल्थ कैसी है, लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहे हैं और वो इंसान ओवरऑल कितना कोप कर पा रहा है। ये तो इंसान को सिर्फ एक लेवल तक सीमित नहीं रखता। बिल्कुल, यही इसका मेन मकसद था, एक ज्यादा पूरी तस्वीर देना जो इलाज की प्लानिंग और व्यक्ति की जरूरतों को समझने में मदद करे। हालांकि प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल हमेशा एक जैसा नहीं रहा और बाद में DSM-5 में इसे हटा दिया गया, पर DSM-4TR के टाइम ये एक बहुत अहम हिस्सा था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी सिस्टम
खासकर इतना कॉम्प्लेक्स परफेक्ट तो नहीं हो सकता। जाहिर है इसकी आलोचनाएं भी हुई होंगी। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। DSM-4TR की और जनरली DSM सिस्टम की कई अहम आलोचनाएं हुई हैं और हमारे स्रोत इनमें से कुछ बड़े मुद्दों को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल है वैधता और विश्वसनीयता का, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि क्या अलग-अलग डॉक्टर एक ही क्राइटेरिया इस्तेमाल करके एक ही मरीज के लिए बार-बार एक ही डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे। स्रोत मानते हैं कि DSM-3 और उसके बाद के वर्जन में जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया आए उनसे रिलायबिलिटी कुछ सुधरी है, लेकिन वैलिडिटी पर बहुत बड़े सवाल हैं। वैलिडिटी मतलब? वैलिडिटी का मतलब है कि क्या DSM ने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो वाकई में असली नेचुरली मौजूद मेंटल कंडीशंस हैं या वो सिर्फ लक्षणों के गुच्छे हैं जिन्हें हमने अपनी सहूलियत के लिए नाम दे दिया है। क्या ये कैटेगरी सच में नेचर में मौजूद असली अंतरों को दिखाती हैं या ये हमने बनाई हुई आर्टिफिशियल चीजें हैं? बहुत से क्रिटिक्स मानते हैं कि वैलिडिटी का सबूत अभी भी कमजोर है। ओह, ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, दूसरी बड़ी आलोचना है कि ये सतही लक्षणों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, मतलब सुपरफिशियल सिम्टम्स पर, और उनके पीछे के गहरे कारणों या प्रोसेस पर ध्यान नहीं देता। मतलब क्यों पर नहीं, बस क्या पर। हाँ, कुछ वैसा ही। आलोचक कहते हैं कि ये एक तरह से सिम्टम्स की चेकलिस्ट बन गया है। आप लक्षण गिनते हैं, अगर काफी हैं तो डायग्नोसिस दे देते हैं। इससे खतरा यह है कि हम उन लोगों को एक ही ग्रुप में डाल दें जिनमें शायद ऊपर के लक्षणों के अलावा बहुत कम समानता हो। ये उन लक्षणों में फर्क नहीं कर पाता जो दिखते तो एक जैसे हैं पर शायद अलग-अलग वजहों से पैदा हुए हों, और ये गहरी समझ या कारण पर आधारित इलाज के रास्ते में रुकावट बन सकता है। और तीसरा, अनुचित श्रेणीबद्ध भेद। जैसा हमने पहले बात की, DSM ज्यादातर कैटेगरीज में बांटता है आपको, डिसऑर्डर है या नहीं है। लेकिन कई आलोचक और रिसर्चर मानते हैं कि ज्यादातर मेंटल प्रॉब्लम्स शायद कैटेगरीज में नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम या डायमेंशन पर होती हैं। वो स्केल वाली बात। हाँ, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी की गंभीरता अलग-अलग लोगों में बहुत अलग होती है। कैटेगरी वाला सिस्टम इस फर्क को ठीक से नहीं पकड़ पाता। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये सिस्टम व्यक्ति के जीवन के कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसके हालात, उसकी संस्कृति, उसकी कहानी को काफी हद तक नजरअंदाज कर देता है। किसी लक्षण का मतलब क्या है, ये बहुत कुछ इन बातों पर निर्भर करता है। वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस वाला क्राइटेरिया जोड़ा तो गया, पर सवाल बना रहता है कि क्या सिर्फ लक्षण गिनना काफी है? ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। फिर एक और अहम आलोचना है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की, यानी कल्चरल बायस। कल्चरल बायस मतलब ये कि DSM ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कल्चरल माहौल में डेवलप हुआ है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इसकी कैटेगरीज और क्राइटेरिया वेस्टर्न कल्चरल सोच और मान्यताओं को दिखाते हैं और दुनिया भर की कल्चरल डाइवर्सिटी का ठीक से ध्यान नहीं रखते। मानसिक तकलीफ को जाहिर करने और समझने के तरीके हर कल्चर में अलग होते हैं। जो एक कल्चर में नॉर्मल या ठीक माना जा सकता है, वो DSM के हिसाब से शायद एबनॉर्मल या डिसऑर्डर लगे। हाँ, ये तो हो सकता है। और एक और जो हाल के दशकों में काफी उठी है, वो है दवा कंपनियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अच्छा, वो कैसे? कुछ आलोचकों ने चिंता जताई है कि DSM के डेवलपमेंट पर, खासकर नई कैटेगरीज जोड़ने या पुरानी कैटेगरीज के क्राइटेरिया को ढीला करने में, कहीं दवा कंपनियों का गलत असर तो नहीं है। स्रोत बताते हैं कि DSM-4 और DSM-5 टास्क फोर्स के कई मेंबर्स के फार्मा इंडस्ट्री के साथ फाइनेंशियल संबंध थे, जैसे रिसर्च ग्रांट्स, कंसल्टिंग फीस वगैरह। ओह, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये इससे हितों के टकराव का सवाल उठता है। क्या इससे डायग्नोसिस की थ्रेशोल्ड जानबूझकर कम की गई ताकि ज्यादा लोगों को बीमार लेबल किया जा सके और दवाओं की बिक्री बढ़ाई जा सके? ये एक गंभीर चिंता है। ये तो वाकई काफी गंभीर आलोचनाएं हैं। वैलिडिटी पर सवाल, लक्षणों पर ज्यादा ध्यान, कैटेगरीज की सख्ती, कल्चर का मुद्दा और फिर ये बाहरी प्रभाव। क्या इन्हीं सब वजहों से आगे बदलाव हुए, जैसे DSM-5 में? हाँ, काफी हद तक। इन्हीं आलोचनाओं और लगातार चलती वैज्ञानिक रिसर्च के दबाव में ही DSM सिस्टम आगे बढ़ा। स्रोत में जिक्र है कि DSM-5 मई 2013 में आने वाला था, जो आ चुका है, और उसमें कई बड़े बदलाव सोचे गए थे, जैसे मल्टी एक्सियल सिस्टम को हटाना, कुछ डिसऑर्डर्स को रीऑर्गेनाइज करना, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बनाना, और कुछ नए डिसऑर्डर्स जोड़ना। ये दिखाता है कि क्लासिफिकेशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
बल्कि एक लगातार चलने वाली, बदलने वाली प्रक्रिया है। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है कि हम इन जटिल इंसानी अनुभवों को कैसे बेहतर समझें और कैसे बेहतर तरीके से क्लासिफाई करें। ऐसा तरीका जो साइंटिफिकली यूजफुल भी हो और इंसान के अनुभव की जो गहराई है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका सम्मान भी करे। तो आज हमने मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के वर्गीकरण की इस जटिल दुनिया में एक काफ़ी गहरी पड़ताल की। हमने समझा कि वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, इसके अलग अलग नज़रिए क्या हैं, वो कैटेगरी वाला, स्केल वाला और प्रोटोटाइप वाला। हमने दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले ICD के विकास को देखा और फिर अमेरिकी सिस्टम DSM के इतिहास को खंगाला। 1840 की एक कैटेगरी से लेकर DSM-1 के साइको एनालिटिक असर और DSM-3 के बड़े बदलाव से होते हुए DSM-4 TR तक के सफ़र को समझा। बिल्कुल। हमने DSM-4 TR की बनावट को करीब से देखा, उसके 3 मुख्य हिस्से, क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया, टेक्स्ट और ख़ास तौर पर उसकी वो यूनिक मल्टी एक्सियल मूल्यांकन प्रणाली जो व्यक्ति की सिचुएशन को 5 अलग-अलग लेवल पर देखने की कोशिश करती थी। और आखिर में हमने इस प्रभावशाली सिस्टम की अहम सीमाओं और आलोचनाओं पर भी गौर किया। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सतही लक्षण, कल्चरल बायस और दवा कंपनियों के संभावित असर जैसे गंभीर मुद्दे। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ यह है कि इंसानी व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को समझना और उसे किसी सिस्टम में फिट करना एक बहुत ही असाधारण रूप से मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे कि DSM और ICD जरूरी टूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जरूरत तो है उनकी। वे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं, ट्रीटमेंट के फैसलों में गाइड करते हैं और हमें इन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोतों और आलोचनाओं से साफ है, वे परफेक्ट नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं जो वक्त, नॉलेज और समाज के बदलने के साथ बदलती रहती हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं और उन्हें आंख बंद करके मान लेने के बजाय एक क्रिटिकल नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। एक विचार जो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में आ रहा है और जिसके बारे में शायद हमारे श्रोता सोचना चाहें, ये जो क्लासिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है और उससे मिलने वाले लेबल हैं, वो किसी व्यक्ति के खुद के अनुभव को कैसे असर डालते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या किसी को डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया या ADHD का लेबल मिलना उसकी मदद करता है? शायद उसे अपनी मुश्किलों का एक नाम मिल जाता है, उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है और इलाज का रास्ता खुलता है। या फिर क्या ये लेबल उसकी पहचान को छोटा कर देता है, उसे एक मानसिक रोगी के खांचे में फिट कर देता है, जिससे समाज का नजरिया और उसकी खुद की सोच प्रभावित होती है? दोनों बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। और भविष्य की तरफ देखें तो क्या हम क्लासिफिकेशन के ऐसे तरीके बना सकते हैं जो साइंटिफिक जरूरत और इंसान के अनुभव की जो बेहिसाब कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो यूनिक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इन सब का एक साथ सम्मान कर सकें? ये यकीनन सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये वाकई गहरे और महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर विचार करना जरूरी है। आज की इस गहन और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।